वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पहले तो पिछली चीजें देखेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद आज की क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे डेकोरेटर्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने कोड में, जो कि हमने लास्ट क्लास में लिखा था। म्यूजिक में हमने बनाया था प्रोजेक्ट किसके नाम से? फर्स्ट ऐप के नाम से। इसको हम वीएस कोड में खोल लेते हैं, सीएमडी कोड डॉट, और यहां पर हमने इसको प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने दो जो है वो कंपोनेंट बनाए थे लास्ट क्लास में, एक हेलो वर्ल्ड के नाम से और एक नैव बार के नाम से। स्क्रीन मैं अभी कर देता हूं। अच्छा जी, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली हैं आपकी। वो क्या है बताता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जितना भी काम एंगुलर में करना है ना, आपके रिगार्डिंग, वो सारा काम आप एसआरसी में करेंगे। यानी आपके लिए जो आपका मेन फोल्डर होगा वो आपका एसआरसी होगा। एंगुलर में जितना भी काम होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। क्या होता है? कंपोनेंट बेस्ड। यानी आप अपनी यूआई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसा कोड जो बार बार रीयूजेबल किया जा सके। मतलब अगर आपने एक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल साइड बार का बना लिया, या हेडर का बना लिया, या फुटर का बना लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? उस कंपोनेंट को जितनी बार चाहे वो बार बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो एंगुलर जितना भी काम करता है वो कंपोनेंट बस बेस्ड जो है वो वर्क होता है। एंगुलर का इस्तेमाल करके हम सबसे ज्यादा क्या चीज बना सकते हैं सर? स्पा एप्लीकेशन। स्पा एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी एक ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ एक ही पेज पे चलती हो, जो पेज रीलोड ना करती हो, ऐसी एप्लीकेशन को स्पा एप्लीकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? लास्ट क्लास में हमने सीखा कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। मैं एक बार बना के दोबारा दिखा रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। आपका मेन फोल्डर कौन सा होता है? एसआरसी। एसआरसी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट खुद से होता है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस कंपोनेंट का नाम होता है ऐप। याद रखिएगा, एंगुलर हमें बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट खुद से बना के देता है जिसका नाम होता है ऐप। असद, किसी भी कंपोनेंट की कितनी फाइल्स होती हैं? चार। कौन सी होती है खजर? शाबाश, एचटीएमएल की फाइल को टेम्पलेट कहते हैं। सीएसएस की फाइल जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट जिसमें हम, शाबाश, गुड गुड, पढ़ रहा है भाई, लॉजिक्स लिखते हैं। और चौथी फाइल टेस्टिंग, यानी स्पेक डॉट टीएस की फाइल आपको देखने को मिलेगी, जो कि टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात समझ में आ गई जी? क्या हम अपनी मर्जी के कंपोनेंट बना सकते हैं गुलाम मुस्तफा? एंगुलर में क्या हम कंपोनेंट अपनी मर्जी के बना सकते हैं? बिल्कुल, हम सर जितनी मर्जी चाहे कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट, अगर मुझे एक अभी एग्जांपल मैं, अच्छा, एप्लीकेशन को रन करने की कमांड क्या है? एनजी सर्व। एंगुलर भैया सर्व करो हमारे प्रोजेक्ट को, या रन करके दो हमारे प्रोजेक्ट को। मैंने एंटर प्रेस किया है, ये रन करेगा। अब हमें ये पोर्ट प्रोवाइड कर देगा, हमने इसको क्लिक किया, ये पोर्ट पे मेरा प्रोजेक्ट चल गया। बात समझ में आ गई? अब कुछ बातें जो क्लियर करूंगा दोबारा से, जो बच्चे नहीं थे उनको भी क्लियर हो जाएगा। मेरे पास दो कंपोनेंट बने हुए, हेलो और नैव बार। मैं उड़ा देता हूं। मैंने उड़ा दी, बिल्कुल खाली कर दी है, उड़ा दी। अब ये प्रोजेक्ट अपनी असल हालत में आ गया। इसको भी कंट्रोल जेड कर देता हूं, और यहां पर सिर्फ असद लिखा हुआ है। देखिए एरर आ रहा है, मैं जरा इसको फिक्स कर लूं पहले, क्योंकि मैंने सब कुछ उड़ा दिया है। ठीक है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हेलो, यहां पर मेरे पास ऐप कंपोनेंट की चार फाइलें हैं, HTML CSS। ये उसकी ये इसको छोड़ दो, ये राउट की फाइल होती है, अलग से होती है, इसको छोड़ दो आप। स्पेक डॉट टीएस यानी टेस्टिंग की फाइल, और ये ऐप डॉट टीएस जो कि टाइप स्क्रिप्ट यानी लॉजिक को लिखने वाली फाइल। बाय डिफॉल्ट हमें एक क्या मिला हुआ है? एक रूट कंपोनेंट बना हुआ मिला हुआ है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सी सॉरी एंगुलर एप्लीकेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? एक फाइल होती है, मैंने बताया था आपको। असद का जी, कहां से आयशा? मेन डॉट टीएस। कौन सी फाइल? मेन डॉट। इस मेन डॉट टीएस पहले, सबसे पहली जो फाइल एग्जीक्यूट होती है वो ये होती है। अब और से देखना, एक बात तुम्हें समझ में आएगी।
यहां पर बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन के नाम से एक मेथड बना हुआ है। अगर आप गौर से देखो तो उसमें यहां पर एक कंपोनेंट को, एक क्लास को कॉल किया हुआ है, देख रहे हो? अब गौर से देखना यहां पर, अगर मैं ऐप डॉट टीएस को ऑन कर लूंगी, ऐप डॉट टीएस क्या है? कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। यहां पर क्लास इस नाम से बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि मेन डॉट टीएस फाइल आपके इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करती है, और जब ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास क्या एग्जीक्यूट होता है? आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपके इस किस फाइल को रन करती है? आपके इस कंपोनेंट को कॉल करती है, जो कि सिलेक्टर के नाम से लिखा हुआ है, ऐप रूट। तो यहां से आपका जो ऐप रूट है वो एग्जीक्यूट होता है, और ऐप रूट से कॉल होने के बाद ये अपने एचटीएमएल में जाता है। एक प्रॉपर्टी है टेम्पलेट यूआरएल, यहां पर आप एचटीएमएल को इंबेड कर सकते हैं। जैसे ये फाइल से लिंक हुई हुई है, एचटीएमएल की फाइल से लिंक हुई हुई है, यहां पर जैसे ही एचटीएमएल कॉल हुई, आपकी स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ गया। अब सवाल ये रेड कलर से क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी सीएसएस में मैंने यहां पर इसको रेड किया हुआ, H1 के कलर के रेड किया हुआ। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये, एक सवाल था लास्ट क्लास में किसी बच्चे का। पहले तो सर एक बेसिक बात करते हैं, हम कंपोनेंट खुद से कैसे बना सकते हैं? आप, क्योंकि यहां पर सर्वर चल रहा है तो इसलिए मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन किया। कंपोनेंट को बनाने की दो कमांड है, एक शॉर्टकट, एक आप बड़ी कमांड लिखो, एनजी जनरेट। क्या जनरेट करके दो? कंपोनेंट। कंपोनेंट, उसके बाद कंपोनेंट का नाम जो तुम रखना चाहो। तो मैंने इसका नाम रख दिया नैव बार, रख दिया। अभी मैं कंपोनेंट बना रहा हूं किसके नाम से? याद रखिएगा, आपका रूट कंपोनेंट कौन सा होता है? ऐप। तो यानी ये जो कंपोनेंट बनेगा ये कहां बनेगा? ऐप के अंदर बनेगा। अच्छा सर, मैं दिखाता हूं आपको। इंटर किया, ये देखो, ये कंपोनेंट बनना शुरू हो रहा है, और देखो कितनी फाइलें बनी, 4। लेकिन ये बना कहां? देखा आपने? यानी इन सबका रूट कंपोनेंट कौन सा है? ऐप। अब ये हमारा कंपोनेंट है। बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल में एक चीज लिखी होती है, क्या? जो कंपोनेंट का नाम होता है उसके बाद लिखा होता है वर्क्स। आप कितने भी कंपोनेंट बना लो, उसके एचटीएमएल फाइल में आपको वर्क्स लिखा हुआ लाजमी दिखेगा। अब सर ये मेरा कंपोनेंट है, मेरा ये बना हुआ रेडी है, मुझे इसको इसके नीचे चलाना है या इससे ऊपर चलाना, वो मेरी मर्जी है। बात समझ में आ गई? अब तो सर इसको, इस कंपोनेंट को अब यहां पर कैसे चलाएं, यानी कॉल कैसे करें? अपने कंपोनेंट को खोलिए, इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को खोल लीजिए। खोल लिया, इसकी क्लास का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने इस कंपोनेंट को चलाना कहाँ है? आपकी ऐप के अंदर। ऐप वाला चलाएगा ना इसको। तो यानी ऐप के कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट कहाँ है? ये रही। आ गई? यहां पर आप आ गए, आ गए। आपने यहां से किसको कॉपी किया था? क्लास। इस क्लास को यहां पर इंपोर्ट कर दीजिए। कर दिया। करने के बाद ये आपको एरर देगा, कहेगा भाई मुझे क्या पता नैव बार क्या है, इसका पाथ तो ऐड कर, किसी और फाइल को अपने में शामिल करना है तो आपको पता हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पर हमने पैकेज इंस्टॉल करके रखा हुआ, क्विक फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो गया। अब हमने अपने इस ऐप कंपोनेंट में नैव बार कंपोनेंट को शामिल तो कर लिया है, तो क्या सर आउटपुट आ गया? जी, अरे आउटपुट तो आया ही नहीं। आउटपुट कैसे आएगा? आपको कॉल करना पड़ेगा अब इसको। अब यहां पर इसके टीएस में आइए। ये जो सिलेक्टर प्रॉपर्टी होती है ना, ये बेसिकली आपके पास इसी नाम के जरिए आपका कंपोनेंट कॉल किया जाता है। आप इस नाम को कॉल कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब आपने इसको कॉल कहां करना है? एचटीएमएल में। यहां पर आ गया। ये सिलेक्टर हमेशा एचटीएमएल में कॉल किया जाता है। यहां पर आ गया। अब मैं इससे पहले करना चाहिए ऐप के अंदर, इससे पहले करना है या इससे बाद में करना है? जहां दिल करे। मैंने कहा इसके याद रखिएगा, जब भी एचटीएमएल में उसको कॉल करेंगे टैग बना के कॉल करेंगे। तो टैग बनाया, क्या नाम था इसका? ऐप रूट। इसका नाम लिखा, और जो इसका ओपन हुआ है वो क्लोज भी कर देंगे। सेव करेंगे और रिफ्रेश खुद ब खुद हो जाएगा। जी। नहीं, इंपोर्ट हो जाती है, लेकिन कॉलिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना फंक्शन को, कि भाई कहां चलाना है। बहुत ज्यादा रिलोडिंग टाइम ले रहा है। कोई एरर तो नहीं? चेक करें, दोबारा सर्वर रन करते हैं। नहीं, कोई एरर तो है नहीं, फिर क्यों इतना टाइम ले रहा है? इंपोर्ट्स में करके कुछ ऐसा आ रहा है, वार्निंग दे रहा है। खैर देखते हैं इसमें कहाँ वार्निंग।
मैंने ऐप डॉट टीएस के अंदर नैव बार को इंपोर्ट किया और उसके बाद यहां पर इसको कॉल कर दिया। सही तो है? इसका नाम ऐप रूट था? नहीं, ऐप रूट तो नहीं था। क्या नाम था? सॉरी यार, नाम गलत लिख दिया मैंने। इसका नाम क्या था? ऐप नैव बार। तभी वो कॉल नहीं हो रहा था। ये देखिए, देखा आपने कितना आसान, कितना इजी है। आपने सिंपली तरीके से किसी कंपोनेंट को अपने पास ऐड कर दिया। अब एक बच्चे का सवाल था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने कहा सर, आपने कहा हमारा रूट कंपोनेंट कौन सा होता है, क्या हम अपनी मर्जी का रूट कंपोनेंट बना सकते हैं? सवाल किसने किया था लास्ट क्लास में? खैर, सर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कैसे? रूट कंपोनेंट तो वो कंपोनेंट होता है जो किसी कंपोनेंट के अंदर बने ना, या उसमें सारे बन रहे हो। तो अभी सारे कंपोनेंट किसमें बन रहे हैं? हमें ऐसे कंपोनेंट बनाने जो ऐप से भी बाहर बने। और बनाते कैसे बनता है, ट्राई करें। देखो, शॉर्ट कमांड लिख रहा हूं, एनजीजी जनरेट करो, सी फॉर कंपोनेंट। एंगुलर भैया, जी फॉर जनरेट करो सी फॉर कंपोनेंट को। कंपोनेंट का नाम क्या लिखूं? मेन कॉम्पो। डन। लेकिन हमें मेन कॉम्पो बनाना कहाँ है? हाँ, कहाँ बाहर बनाना है? तो डॉट बैक स्लैश। अब देखते क्या होता है, एंटर मारे, बन रहा है कुछ, एरर आ गया, कह रहा है ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिला लो, उससे स्पेस आ रही है। अब देखते हैं, बन गया। अरे हाँ, ये देखो, बिल्कुल ऐप के बाहर बना है। और से देखो, अब ये कंपोनेंट किसी कंपोनेंट के अंदर नहीं बना है, ये कंपोनेंट खुद एक अलग कंपोनेंट बन गया, बाहर है, एसआरसी के अंदर है। देखो, ऐप के अंदर नहीं बना है, ये बना है मेन कंपोनेंट, अलग से एक कंपोनेंट बना है। बात समझ में आ गई? अब सर, अभी जो चल रहा है वो ऐप चल रहा है, मैं चाहता हूं मेरा कंपोनेंट चलो, बन जाएगा सर। अब हाँ, अब प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? मेन डॉट टीएस। तो मेन डॉट टीएस को यहां खोल दिया। यहां पर कौन सा कंपोनेंट कॉल हुआ है? हमें कौन सा करना है? मेन कैम, मेन कॉम्प पास करती है। अब ये कहेगा यार इसको ऐड तो करो, तो राइट क्लिक, क्विक फिक्स, ऐड इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट। एरर चला गया, चला गया। अब ये कंपोनेंट किसको कॉल करता है? मेन डॉट टीएस की फाइल किधर किसको चलाती है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। चली, यहां पर कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है? हमें कौन सा चलाना है? तो मेन डॉट कंपोनेंट के टीएस में आओ, सिलेक्टर में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया और यहां पर एज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पास कर दिया। अब देखते हैं कि रूट हमारा वाला है या इसका वाला ही है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपना रूट कंपोनेंट भी बना सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट जब आप इसमें फाइल्स बनाओ, नया कंपोनेंट बनाओगे, तो वो हमेशा ऐप में ही डलेगा। तो आपको पहले पूरा फोल्डर बताना पड़ेगा कि इसमें मेन कॉम्प में जाके कंपोनेंट बनाओ। बात समझ में आ रही? सर थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन बेहतर टेक्निक यही रहती है कि आप ऐप कंपोनेंट को बनाओ। मैंने बस सवाल का जवाब देना था कि हाँ भाई, ये भी पॉसिबल है, आप अलग से कंपोनेंट भी रूट बना सकते हैं। ये अच्छा सवाल है। कहने लगा सर, मैं क्या एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल कर सकता हूं? आइए चेक करते हैं सर। ऐप में आए, ऐप डॉट टी, इसका सिलेक्टर का नाम क्या था? ऐप रूट। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट कॉल हो ही रहा है मेन से, सही है, तो हम इस वाले को भी चला के देखते हैं कि ये चल पाएगा या नहीं। नहीं, एक साथ देखो, मेन फाइल में कभी भी मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल नहीं करते। ये कंपोनेंट किसको चला रहा है ऑलरेडी? मेन कंपोनेंट को चला ही रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मेन कंपोनेंट को ऑलरेडी चला रहा है ये, तो हम क्या कर सकते हैं? मेन कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल के अंदर अगर आके यहां पर हम इसको इंपोर्ट कर दें, यहां पर इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? मेन कंपोनेंट। अगर हम इसको यहां पर ऐड कर दें, ये, तो और हम यहां पर ऐड करने के बाद इसको यहां पर यूज कर लें,
नहीं नहीं, मेन को क्यों ऐड कर रहे हैं? मेन ऐप कहाँ गया? ऐप डॉट टी एस ये रहा। क्या नाम है इसका? ऐप। ऐप को हमने ऐड किया, ये एरर दे रहा है, क्विक फिक्स करेंगे। ये पाथ हमने ऐड कर दिया इसका। उसके बाद हम इसको कहाँ कॉल करेंगे सर? ऐप की, सॉरी, मेन की एचटीएमएल की फाइल में। तो हमारे पास ऐप कहाँ गया? ये रहा। इस, और इसका नाम क्या था सिलेक्टर का? ऐप रूट। ये हम कहाँ कॉल कर देंगे? मेन एचटीएमएल के अंदर। यहां पर अगर मैं अब इसको चलाऊं, सेव करूंगा, देखा आपने? तो सर आप इसमें कहीं पर किस कंपोनेंट को कहाँ कैसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर टेक्निक आपकी क्या रहती है कि आप क्या करें, अपना ऐप को ही रूट कंपोनेंट रखें और उसी में अपने काम को करें। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहां बढ़ते हैं वो मैं दिखाता हूं अभी आपको। यहां पर एंगुलर 20 में, जब भी आप पढ़ लें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी एंगुलर 20 ही चल रहा है। एंगुलर 20 में कंपोनेंट दो किस्म के होते हैं जो कि आमतौर पर यूज किए जाते हैं। पहले कंपोनेंट का नाम है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। क्या नाम है सर? एंगुलर में दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट और एक होता है एनजी मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट। दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एनजी मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट और एक होता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। एंगुलर 14 की बात करूं ना, या 14 से पहले के जितने वर्जन उनकी बात करूं, तो वहां पर स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होता था। वहां पर सिर्फ एनजी मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट होते थे। अब ये एनजी मॉड्यूल क्या है या स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या है, ये भी हम बात करेंगे सर इसके ऊपर। बस ये जान लो कि एंगुलर 14 के बाद से जितने भी कंपोनेंट्स बनाए गए या नई अपडेट्स को लाया गया, उसके बाद दो कंपोनेंट्स आ गए। एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स होते हैं और एक होते हैं एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट्स। आप पढ़ाऊं उसको? पहले मैं पढ़ाऊंगा एनजी मॉड्यूल। पढ़ते हैं। ये ट्रेडिशनल कंपोनेंट होता है जो किसी एंगुलर मॉड्यूल एनजी मॉड्यूल में डिक्लेयर किया जाता है। मैं आपको सब मतलब बताऊंगा, पहले बस पढ़ लो। एंगुलर का पुराना और डिफॉल्ट तरीका यही था कि सब कंपोनेंट किसी मॉड्यूल में पार्ट हो। ये अब भी यूज होता है, स्पेशली जब बड़े प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूल से कंपोनेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये बातें क्या लिखी हैं। देखो, सबसे पहले तो ये पता करो मॉड्यूल क्या होता है। पहले ही जानो, अब मॉड्यूल बता रहा हूं। मॉड्यूल एंगुलर में मान लो एक कंटेनर होता है जो अपने पास कंपोनेंट, डायरेक्टिव्स, पाइप्स और सर्विसेज को ऑर्गेनाइज या मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। यूं समझो एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को, एक खाली कंटेनर इमेजिन कर रहे हो, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को, कोई एंगुलर में सर्विसेज इस्तेमाल करें, सर्विसेज को, पाइप्स को, डायरेक्टिव्स को, इन तमाम चीजों को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किस कंटेनर के अंदर? मॉड्यूल कंटेनर के अंदर। तो व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल इज अ कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम कंपोनेंट्स को, सर्विसेज को, डायरेक्टिव्स को, पाइप्स को इजीली मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सके, मॉड्यूल कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो मॉड्यूल, एनजी मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, होता यह था कि पहले जो है ना एंगुलर 14 में मॉड्यूल्स की हुआ करते थे। यानी अगर आप कंपोनेंट बना रहे हैं ना, मेरी बात तो समझिएगा, अगर आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो कंपोनेंट तब तक नहीं चलेंगे जब तक आप मॉड्यूल की फाइल में सारे कंपोनेंट्स को जाके रजिस्टर नहीं कर देते थे। मैंने बताया ना, ये कंटेनर जो अपने पास कंपोनेंट्स को रखता था। तो यानी आप अगर कोई कंपोनेंट बनाते थे तो आप जाकर उसको पहले मॉड्यूल में रजिस्टर कराते थे, भाई मैंने ये कंपोनेंट चलाना चाहता हूं, तो अब वो जाके चलते थे। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब ये जुमला सुनिएगा, स्टैंड एंगुलर, यहां पर भी देखिए मैंने वही बातें करी जो मैंने आपको बताया, समरी में लिखा हुआ है लेकिन बाद में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। यानी उस वक्त एंगुलर 14 के अंदर या उससे पहले के जितने भी वर्जन थे, उस वक्त कंपोनेंट कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ करता था। वो कंप्लीट किसके साथ हुआ करता था? मॉड्यूल के साथ। यानी जब तक आप उसको मॉड्यूल में जाके रजिस्टर नहीं करते थे। तो यानी ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। इसको किसी मॉड्यूल में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। अभी आपने देखा मैंने एंगुलर 20 के अंदर कंपोनेंट बनाया, तो क्या मैंने उसको किसी मॉड्यूल में जाके डिफाइन किया? मैंने किसी और कंपोनेंट में जाके कॉल किया है। मॉड्यूल में रजिस्टर करना वो एक अलग बात होती है। तो यानी अब जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट है? यानी इसका मतलब ये है कि एंगुलर अब बाय डिफॉल्ट कौन से कंपोनेंट बनाता है? वो समझ में आ रहा है? यानी स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट है जो किसी के मोहताज नहीं होते। ठीक है?
एंगुलर 14 के बाद से स्टैंड अलोन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें ऐप डायरेक्टली कंपोनेंट्स को स्टैंड अलोन कॉलन ट्रू की प्रॉपर्टी के साथ सेट करके बना सकते हो। यानी वो ये कह रहा है, इधर देखो, ये कंपोनेंट देख रहे हो सर, ये लिखा हुआ है, वो तुम्हारी फाइल में भी लिखा हुआ होगा, ये देखो जो तुमने कंपोनेंट बनाए होंगे ना, उसकी टीएस की फाइल खोलो, ये देखो, ये लिखा हो सर। वो कह रहा है यहां पर इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करो, स्टैंड अलोन कॉलन ट्रू, ये देखो, ये वाली कह रहा है। लेकिन एंगुलर 20, अच्छा एंगुलर 19 और 18 की बात करूं ना सर, तो उसमें जब आप एंगुलर का कंपोनेंट बनाते थे तो वो डिफॉल्ट में स्टैंड अलोन कॉलन ट्रू लिख देता था। लेकिन 20 में इसको भी खत्म कर दिया, उसने कहा लिखने की भी जरूरत ही नहीं है। मतलब ये मैं आपको पुराना तरीका बता रहा हूं। अब इसमें ये क्योंकि जब मैंने कंपोनेंट बनाया तो क्या इसमें ये लिखा हुआ था, यानी अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले इसको लिखना जरूरी हुआ कर। बात समझ में आ रही है? अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी ऐसा करके आपको समझ में आएंगे। तो एंगुलर में कितने किस्म के कंपोनेंट है सर? दो, कौन कौन से? और स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स जिनको किसी मॉड्यूल में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। ये एंगुलर 14 के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये कंपोनेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल और ट्री शेकिंग में मदद करते हैं। अब ये नया वर्ड तुम्हारे नजर में आया। अच्छा, मॉड्यूल क्या होता है अब्दुल्ला? स्ट्रक्चर है जी। मॉड्यूल एक कंटेनर है जो कि कंपोनेंट सर्विसेज या पाइप के डायरेक्टिव्स को इजीली मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब एक जुमला नया पढ़ा हमने, ये कंपोनेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ट्री शेकिंग में मदद करता है। व्हाट इज ट्री शेकिंग यार? बहुत जबरदस्त चीज है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ट्री शेकिंग क्या होता है। ट्री शेकिंग का मतलब होता है कोड में जो अनयूज पार्ट, मान लो तुमने कंपोनेंट बनाया लेकिन उसे इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको बिल्ड के टाइम, अच्छा छोड़ो इसको भी छोड़ो, अभी ट्री शेकिंग को रिमूव कर दो, अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब पहला सवाल क्या, बिल्ड क्या होती है? बिल्ड्स, जब आप एंगुलर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि यार मुझे एंगुलर की बिल्ड बनाकर दे दो। अब बिल्ड से क्या मुराद है? बिल्ड एक ऐसा फोल्डर, एक ऐसी फाइल समझ लो जो कि आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक सेटअप होती है, जिसमें आपके कोड को एंगुलर खुद ही ऑप्टिमाइज करके दे देता है, यार ये इसका फाइनल आउटपुट है, अब ये तुम कहीं भी डालोगे तो इसको इजीली चला सकते हो। तो यहां पर क्या कह रहा है, ट्री शेकिंग का मतलब है कोड में जो अनयूज पार्ट्स हैं उनको बिल्ड के टाइम रिमूव कर देना, ताकि फाइनल फाइल छोटी और एफिशिएंट हो जाए। इसको ट्री शेकिंग कहते हैं। मतलब व्हाट इज ट्री शेकिंग, इंटरव्यूअर पूछे तो क्या जवाब देंगे सर? जब हम अपने कोड की बिल्ड बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो अनयूज कोड होता है, ये उसे हमारे पास बिल्ड के टाइम उसको रिमूव कर देता है, ताकि हमारी फाइल छोटी और एफिशिएंट बन सके। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्री शेकिंग कहते हैं। बात समझ में आई सर? इससे फायदा क्या हुआ? आपका अननेसेसरी कोड आपकी बिल्ड से रिमूव कर दिया गया, ताकि आपका कोड फास्ट हो सके। बात समझ में आ गई? समझ में आया ट्री शेकिंग क्या है? आओ ऊपर चलते हैं वापस। तो व्हाट इज स्टैंड अलोन कंपोनेंट? एक ऐसा कंपोनेंट जो अपने आप में कंप्लीट होता है, इसको किसी मॉड्यूल की डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। एंगुलर 14 के बाद स्टैंड अलोन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें आप डायरेक्टली कंपोनेंट को स्टैंड अलोन ट्रू सेट करके बना सकते हो। ये कंपोनेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्री शेकिंग में मदद करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट, इसकी समरी पढ़ लेते हैं सर, अब बहुत लंबी ना करते हुए। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स एंगुलर 14 प्लस का नया तरीका, मॉड्यूल के बिना ज्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट। एनजी मॉड्यूल का पुराना तरीका जिसमें कंपोनेंट मॉड्यूल पे डिक्लेयर होते हैं। सिंपल अल्फाज में, एनजी मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप रजिस्टर करते हो कहां पर? मॉड्यूल फाइल के अंदर। यानी इसका मतलब ये है कि अभी आप कहीं मॉड्यूल की फाइल नहीं देख रहे हो, लेकिन आप एक काम करना, घर जाना और एंगुलर 13 का प्रोजेक्ट बनाना, तो वहां पर आप देखना एनजी मॉड्यूल के नाम से एक फाइल खुद ब खुद बनेगी। तो जब वो फाइल बनेगी, इसका मतलब ये आपको जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे वो सारे आपको कहां रजिस्टर करने पड़ेंगे? उस मॉड्यूल की फाइल में। यहां तक कितना समझ में आ गया सर? क्लियर है सर? तो यहीं पर ही कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को हम एंड करते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है हमने देखा, और कंपोनेंट्स कितने किस्म के होते हैं, और अभी जो हम कंपोनेंट यूज करें वो कौन सा है। लेकिन हम आज भी एनजी मॉड्यूल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे खत्म ही कर दिया गया। वो आपके पास अब ऑप्शन, दो चीजें आ गई हैं जिसको आप बेहतर तरीके से यूज करना चाहो, वो अपने पास इस्तेमाल कर सकते हो जी।
स्टैंड अलोन इसलिए चूंकि वो डिपेंडेंट हो गया था, मतलब हम मॉड्यूल के डिपेंडेंट थे, यानी हमें हर बार जब भी कंपोनेंट बनाना पड़ता था तो हम उसमें जाके उसको पहले रजिस्टर करके आते थे और फिर बाद में उसको इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने इस काम को आसान कर दिया, उन्होंने कहा हर कंपोनेंट अपना खुद ही इंडिविजुअल अपना सारा काम कर सकता हो, किसी और पे डिपेंड ना कर सको। नहीं और कोई नहीं आज भी, लेकिन काम आप दोनों ही कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना सर, एक ट्री शेकिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब इसकी एक एग्जांपल करवा दूं ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना आए। अच्छा कराऊं? ठीक है। अब यहां पर अगर अपने, अच्छा हमारा मेन कंपोनेंट अभी कौन सा है? हमने सारा कोड खराब कर दिया, पता आपको? हमने मेन कंपोनेंट की वजह से सारा कोड खराब कर, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, चेक करते हैं अब क्या हुआ। ठीक है, ये हमारा ओल्ड वाला वापस आ गया, हमारा ऐप कंपोनेंट हमें वापस मिल गया। चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप ऐप की टीएस फाइल में जाते हो, मैं जूम कर रहा हूं, ये जूम का मसला ये खराब हो गया बटन। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा अजीब सा लिखा हुआ होता है, ये देखो, ये कंपोनेंट एट द रेट, सर ये तो समझ में आ रहा है सर, आपने फाइलों को इंपोर्ट किया हुआ है। ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि हम सी शार्प पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है क्लासेस क्या होती हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब चीज है सर, ये क्या चीज है? आइए पढ़ते हैं। डेकोरेटर, डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर एंगुलर में एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्लास या उसके मेंबर को, आई रिपीट माई वर्ड्स, डेकोरेटर एक स्पेशल कंपोनेंट या स्पेशल फंक्शन होता है, डॉट कंपोनेंट, जो क्लास या उसके मेंबर्स को मेटा डेटा या एक्स्ट्रा बिहेवियर देने के लिए यूज होता। यानी डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास या क्लास के मौजूदा मेंबर्स, ये क्लास या उसके क्लास के मेंबर्स को एक्स्ट्रा बिहेवियर देने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अभी यहां पर मेरे पास एक डेकोरेटर है, अभी मैं आपको बताता हूं, मैं इस क्लास को एक्स्ट्रा बिहेवियर देने की बात कर रहा हूं। ये मेरी क्लास है, तो मैं, मेरी अभी ये मेरी क्लास बेसिकली, मैं इसको बनाना क्या चाहता हूं? एक कंपोनेंट। तो मेरे पास एंगुलर की तरफ से बाय डिफॉल्ट एक डेकोरेटर मौजूद है एट द रेट कंपोनेंट के नाम से। तो मैं यहां पर एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर का इस्तेमाल करूंगा। कर लिया, बंद किया, कर दिया। अब ये करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? हमने यहां पर ऑब्जेक्ट खोला। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा कि डेकोरेटर क्या होते हैं? एक ऐसे स्पेशल फंक्शन जो क्लास और उसके मेंबर्स को क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बिहेवियर्स देते हैं। यानी ये एट द रेट कंपोनेंट इस क्लास को ये बता रहा है कि ये ऐप क्या है, एक तरह का कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट। अब यहां पर अगर मैं आके लिखता हूं सिलेक्टर, तो सिलेक्टर इसकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ये डिफाइन कर सकता हूं कि इस कंपोनेंट को किस नाम से कॉल किया जा सकता है। मैं कंट्रोल जेड कर दूं, मुझे असल में मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाह रहा पुराना वाला। हाँ ये देखो, देख रहे हैं आप? इस सिलेक्टर प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने इस कंपोनेंट को एक नाम दे सकते हैं जिसके जरिए उसको कॉल किया जा सकता है। तो आपने देखा कि डेकोरेटर वाकई एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो किसी क्लास को एक्स्ट्रा बिहेवियर दे सकता है। यहां पर देखिए, इस ऐप को ये क्या बता रही है? क्या एक तरह का कंपोनेंट। हमने इस प्रॉपर्टी के जरिए इसको क्या नाम दे दिया? एक नाम, जिसके जरिए इस कंपोनेंट को कॉल किया जा सकता है। हाँ, तो आपने देखा एक्स्ट्रा बिहेवियर दे दी ना हमने इसको, एक्स्ट्रा चीजें दे दी हमने इसको। और कुछ? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास एक और बड़ी प्रॉपर्टी होती है जबरदस्त, एक होती है टेम्पलेट के नाम से। एक होती है टेम्पलेट, एक होती है टेम्पलेट यूआरएल। प्लीज बहुत कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टेम्पलेट प्रॉपर्टी क्या करती है? टेम्पलेट का नाम हम इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल के लिए। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, एक है टेम्पलेट, एक है टेम्पलेट यूआरएल। मैं दोनों दिखा देता हूं, ये रही टेम्पलेट, एक होती है टेम्पलेट यूआरएल। दोनों प्रॉपर्टीज साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है? अगर आप टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आपको ये इतनी एबिलिटी देता है
कि वो कहता है कि डायरेक्ट तुम एचटीएमएल इसी के अंदर लिख सकते हो, ये देखो, ये तो मतलब इन लाइन एचटीएमएल कह लो। सेव करूं, चला के दिखाऊं? यानी मैं चाहूं तो मुझे एचटीएमएल फाइल का सहारा लेने की जरूरत नहीं, मैं इसी फाइल के अंदर पूरी एचटीएमएल राइट कर सकता हूं। लेकिन एक सवाल आता है, क्या सर मैं मल्टीपल लाइन की एचटीएमएल लिख सकता हूं या नहीं? आओ देखते हैं। ये देखिए एरर आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं मल्टीपल लाइन की एचटीएमएल नहीं लिख पा रहा। तो क्या करूं सर? जब आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट से वाबस्ता है आप, अगर आपको मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखना होता तो वहां पर आप बैक टिक या बैक कोड का इस्तेमाल करते। ये वाला कॉमे की बात कर रहा हूं मैं, जो टैब के ऊपर होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में अगर कोड लिख रहे तो आप उसके लिए बैक टिक या बैक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एरर चला गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरा आउटपुट आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। देख रहे हैं आप? एक प्रॉपर्टी होती है टेम्पलेट, ये हटा दूं। एक प्रॉपर्टी होती है टेम्पलेट यूआरएल करके, ये कब इस्तेमाल होती है? जब आपने एचटीएमएल की फाइल अलग से यूज करनी हो, यानी आपने कहा यार मैं इसमें काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो उसमें सिर्फ इसका लिंक डालूंगा। तो किसी भी कंपोनेंट की फाइल को लिंक करने के लिए, सॉरी एचटीएमएल की फाइल को, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद उसका नाम, इसका नाम क्या था? ऐप डॉट एचटीएमएल लिख दिया। चल आगे देखते हैं एचटीएमएल में कुछ लिखा हुआ, हाँ ये दो लाइनें लिखी हुई देख लो, असद लिखा हुआ है सिर्फ। सेव नहीं हुआ। मैंने गलत कॉल कर दिया क्या? सही तो कॉल किया। कहाँ गया? यही है ना? हाँ दोबारा रन करते हैं भाई, प्रोजेक्ट को दोबारा रीरन कर लेते हैं। कंट्रोल सी से ब्रेक किया, एनजी सब से दोबारा रन किया। चल गया। ये देखो, यानी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक टेम्पलेट, एक टेम्पलेट यूआरएल। अगर आप डायरेक्टली अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही अपने डेकोरेटर में टेम्पलेट यूआरएल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आप किसी भी फाइल को उसके साथ लिंक करवा सकते हो एचटीएमएल की। लेकिन अगर आप टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आप उसी के अंदर ही पूरी की पूरी एचटीएमएल लिख सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है सर? आगे बढ़ो। गुड। जी। और अगर मल्टीपल मल्टीपल पेजेस, सर आप कंपोनेंट को कॉल करेंगे ना अंदर, जैसे आप एचटीएमएल में कॉल कर रहे हैं वैसे ही आप यहां पर कंपोनेंट को कॉल करेंगे। अभी कंपोनेंट की कॉलिंग यहां समझाई थी ना? देखो, अब ये वाला कंपोनेंट है, ये नैप, देखो नैप बार एक अलग चीज है, एक अलग कंपोनेंट है। यहां पर आया नैप बार टीएस, तो इसका क्लास का नाम क्या था? नैप बार। इसको यहां पर आया, यहां पर आके, अच्छा अब किसी और कंपोनेंट को अपने पास शामिल करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसका नाम क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट्स। चूंकि एक से ज्यादा कंपोनेंट रजिस्टर होते हैं तो आपको पता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एरे। एक से ज्यादा वैल्यूज है ना सर, तो हमने लिखा एरे। इसको नैप बार को ऐड कर दिया, कर दिया। अब इस नैप बार का सिलेक्टर क्या था? ऐप नैप बार। इसको कॉपी किया एचटीएमएल की फाइल में, सिंपल इसको टैग बना के कॉल कर दिया, सेव किया, ये लो आगे नैप बार वर्क्स। यानी किसी और कंपोनेंट को भी हम किसी और कंपोनेंट में इजीली कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे यहां पर सीएसएस भी लगानी है तो सीएसएस के लिए भी आपके पास दो प्रॉपर्टीज है, एक है स्टाइल, एक है स्टाइल यूआरएल। एक है स्टाइल्स, और मल्टीपल स्टाइलिंग के लिए स्टाइल यूआरएल्स, और तीन होती है सॉरी। तो मैं यहां पर कौन सी यूज करूंगा? स्टाइल्स। इस स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो, मतलब एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं यहां पर सीएस एचटीएमएल लिख रहा हूं डायरेक्ट, डन, और मैं इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं, क्योंकि सीएसएस मल्टीपल लाइन की होती है तो किसमें लिखेंगे? बैक टिक या बैक कोड में। ठीक है सर। यहां पर आया और कॉमा आता है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि कॉमा आता है ऑब्जेक्ट में, आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट से वाबस्ता है अगर आप लोग। मैंने क्या बोला? H1 में जाओ, क्या कर दो? कलर कर दो पिंक। देखा आपने? लेकिन अगर मुझे सीएसएस यहां नहीं लगानी,
मुझे अपनी जो इसकी ऐप की सीएसएस की फाइल है उसमें काम करना है, तो फिर मैं ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा। फिर मैं क्या यूज करूंगा? स्टाइल यूआरएल। अगर एक लिंक है तो, ठीक है, एक लिंक है तो यहां पर आया, और यहां पर कैसे दूंगा सर? डॉट स्लैश, क्या नाम है इस फाइल का? ऐप डॉट। ऐसे यहां पर भी आके डॉट स्लैश ऐप डॉट HTML सेव किया सर। और सॉरी सर, चलाया सर, ये देखिए, देखा आपने? तो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सही से पता हो। अगर मल्टीपल सीएसएस लगानी हो तो यूआरएल्स, और उसको एरे में पास करेंगे। ठीक हो गया? ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होना चाहिए। तो ये डेकोरेटर क्या होते हैं? एक ऐसा स्पेशल फंक्शन जो कि क्या करता है, क्लास या उसके मेंबर्स को ये बताता, एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड करता है। तो अभी यहां पर एक्स्ट्रा बिहेवियर में मतलब इस क्लास को क्या मिल रहा है? इस क्लास ऐप को ये बता रही है, क्लास ऐप क्या है? एक कंपोनेंट जिसको कैसे कॉल किया जा सकता है? उसकी सिलेक्टर के थ्रू, जिसमें किस किस्म की स्टाइलिंग और उसकी टेम्पलेट फाइल मौजूद है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और कौन कौन से डेकोरेटर होते हैं सर? वैसे तो बहुत सारे डेकोरेटर होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। एनजी मॉड्यूल होता है, इंजेक्टिबल होता है, डायरेक्टिव्स होते हैं, पाइप होते हैं, इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं। ये कुछ बेसिक डेकोरेटर थे जो मैंने आपकी स्क्रीन पे सामने शो किए हैं। जी। टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे सर? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो इंक्लूड नहीं। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल ही बेसिकली सारी फाइलों को अपने पास इंक्लूड करती है। बात समझ में आ गई? और अगर किसी कंपोनेंट में किसी कंपोनेंट को कॉल करना है, तब वहां पर टाइप स्क्रिप्ट में उसका क्लास नेम वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट किया जाता है, वो भी इंपोर्ट के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम तमाम डेकोरेटर्स पढ़ेंगे। अभी डेकोरेटर को पढ़ाने का मतलब सिंपल, बहुत आसान सा ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए डेकोरेटर्स होते क्या हैं। क्या होते हैं? वो स्पेशल फंक्शन जो क्लास है मेंबर्स को एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर आपसे कोई पूछे यार एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे? बहुत बेसिक सी। सर एट द रेट कॉम्पोनेंट एक डेकोरेटर है जो कि आपकी क्लास ऐप को क्या प्रोवाइड करता है? एक एक्स्ट्रा बिहेवियर देता है जो कि बताता है कि यहां पर मैं क्या हूं, ऐसा ऐप क्या है, कैसा कंपोनेंट है, और उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज यहां पर डिफाइन की जा रही है। बहुत आसान अल्फाज। किसका? देखो, डेकोरेटर ही बेसिकली आपके पास आपके क्लास को ये बता रहे कि ये एक तरह का कंपोनेंट है। क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर मैं ये ना लिखूं कि क्या है अभी क्या है ये? एक क्लास। कंपोनेंट डेकोरेटर्स को ये बता रहा है कि क्लास ए पे एक कंपोनेंट है। नहीं समझे? देखो, अब मैं इसको दिखाता हूँ, क्लियर हो जाए। देखो, ये अगर कंट्रोल, देखो अब डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, कंट्रोल दबा के क्लिक करो, ये देखो, ये देखो कंपोनेंट क्या है एक तरह का। ये सारा काम पहले से ये देखो एक इंटरफेस जो पहले से बना हुआ है, देख रहे हो आप? और ये कंपोनेंट खुद किससे इनहेरिट हुआ है? डायरेक्टिव से। तो अभी तुम्हारा कोड में सिर्फ ये क्लास लिखी हुई थी, ये कंपोनेंट नहीं बना था, ये क्लास है सिर्फ। तुम्हें से कंपोनेंट बनाने के लिए कौन सा डेकोरेटर इस्तेमाल करना पड़ा? एट द रेट कंपोनेंट, जिसने इसको डेकोरेटर बनाया, यानी ये बताया कि मैं एक कंपोनेंट हूं। बात को समझिए। आपने जब कंपोनेंट बनाया, तो वो बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि वो कंपोनेंट है, लेकिन वो कंपोनेंट क्यों है? वो इस वजह से जब तुमने कंपोनेंट क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट डेकोरेटर कंपोनेंट उसमें था। तभी वो क्लास ऐप को ये बता रहा था कि क्लास ऐप एक कंपोनेंट है। लेकिन अगर उसमें से डेकोरेटर तुम हटा दो, तो वहां पर ये ऐसा सिर्फ क्लास की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हर कंपोनेंट जब भी तुम बनाते हो, तुम देखते हो ये डेकोरेटर कॉमन है, बार बार कॉल हो रहा है। चाहो देख लो, नैप बार को देख लो, ये देखो। अब ये कंपोनेंट यहां पर क्या बता रहा है कि क्लास नैप बार क्या है? एक कंपोनेंट जिसका सिलेक्टर क्या है, ये मौजूद है। बात समझ में आई? तो कॉमन डेकोरेटर मैंने इसलिए पढ़ाया तुम्हें कि तुम्हें डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट पता चलता है कि डेकोरेटर होते क्या है। क्योंकि अभी जो ये कॉन्सेप्ट आ गए है ना, ये एपीआईज वगैरह के कॉन्सेप्ट है, सर्विसेज को इंजेक्ट करना, इंजेक्टिबल इनपुट लेना, थोड़े आगे की चीजें, इसीलिए मैंने अभी इसको कंटिन्यू नहीं किया। आगे चल के हम स्पेसिफिक पूरा डेकोरेटर का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। बात समझ में आई? डेकोरेटर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सर? शाबाश। जो क्लास या उसके मेंबर्स को एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड, क्या कहलाते हैं? शाबाश, गुड।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो है हमारे पास बाइंडिंग। क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग नाम से ही पता चल रहा है सर, बहुत इजी वर्ड है। दो चीजों को आपस में जोड़ना, मैंने तो ये सुना, इसी को बाइंडिंग कहते हैं। याद है वेल्डिंग का जुमला सुना होगा, वेल्डिंग से क्या किया जाता है? क्या अकेली एक ही चीज को तो नहीं जोड़ रहे होगे, दो चीजें ही आपस में जुड़ रही होंगी। तो बाइंडिंग का मतलब ये दो चीजों को आपस में जोड़ना। बाइंडिंग का मतलब है दो चीजों को जोड़ना या कनेक्ट करना, ताकि वो एक साथ काम कर सके। ऐसे इसी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग। एंगुलर में डेटा बाइंडिंग, अच्छा एंगुलर में जो वर्ड यूज होता है वो पूरा वो डेटा बाइंडिंग है। पूरे वर्ड का मतलब क्या है? डेटा। पूरा मतलब वर्ड क्या है? डेटा बाइंडिंग। सिर्फ बाइंडिंग नहीं है, यहाँ डेटा की बाइंडिंग की बात की जा रही है। एंगुलर में डेटा बाइंडिंग का मतलब है अब ये जुमला सुनिएगा। कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, और टेम्पलेट मींस के बीच डेटा को एक्सचेंज होना। यानी इसका मतलब ये है, मैं डेटा बाइंडिंग का मतलब यूं हुआ कि मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल फाइल से इस तरह बाइंड कर दूं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सके? डेटा को एक्सचेंज कर सके। भाई यहां वेरिएबल बना था नाम के नाम से, उसने उसको दे दिया किसको? एचटीएमएल की फाइल को। या यूजर से इनपुट लिया, किसको दे दिया? टाइप स्क्रिप्ट को दे दिया। तो ये क्या हुई हुई बीच में? डेटा बाइंडिंग हुई हुई है। नहीं समझे? ये देखो, ये कौन सी फाइल है? टाइप स्क्रिप्ट की। ये कौन सी फाइल है? HTML। इन दोनों को बाइंड कर दूं आपस में। अगर मैं वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने बनाया नेम के नाम से, ये क्या वेरिएबल है? नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, बना दिया। इसमें क्या पड़ा हुआ है? ये कोड टाइप स्क्रिप्ट का लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या पड़ा हुआ है? अब मैं इसको बाइंड कर दूं किसके साथ? इसके साथ। यानी मैं जैसे ही यहां पर कोई नाम चेंज करूं, फॉरन रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। बात समझ में? डेटा बाइंडिंग क्या है? डेटा बाइंडिंग होती है दो चीजों से, कंपोनेंट मींस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, और टेम्पलेट मींस, शाबाश, जैसे आप कंपोनेंट का डेटा टेम्पलेट में दिखाते हो या यूजर का एक्शन को कंपोनेंट में भेजते हो, सिंपल वर्ड्स में बाइंडिंग से कंपोनेंट और यूआई कनेक्टेड रहते हैं ताकि चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाए। बाइंडिंग तीन तरह से होती है। कंपोनेंट का डेटा टेम्पलेट में दिखे, एक बाइंडिंग। गौर से सुनना मेरी बात। कंपोनेंट, मैं इसको बंद कर रहा हूं सबको, अब मैं सिर्फ ऐप की बात करूंगा, मैं बाकी कंपोनेंट में नहीं छेड़ रहा। ऐप की टीएस, ऐप की एचटीएमएल, दोनों फाइलें खोल ली, इसको नीचे कर दिया, इसको साइड कर दिया। मैं क्या करने की बात कर रहा हूं? इंटरपोलेशन बाइंडिंग की बात कर रहा हूं। यानी कंपोनेंट का डेटा टेम्पलेट में दिखे, यानी मैं कुछ ऐसा लिखूं। क्या ऐसा लिखूं सर? कि मैं यहां पर मान लेते हैं मैं एक अदद वेरिएबल बना दूं स्ट्रिंग्स के ना, स्ट्रिंग का, जिसमें मौजूद हो असद अली। यहां पर बात समझ में आ रही है? मैं अभी जो बाइंडिंग कर रहा हूं वो कंपोनेंट को बाइंड कर रहा हूं एचटीएमएल के साथ। यानी जो भी मैं चेंज कंपोनेंट के अंदर करूं वो रिफ्लेक्ट कहां करे? डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? अब मैं फॉर एग्जांपल H2 का वेरिएबल मैंने बनाया, और इसको, ये जो वेरिएबल है इसको मैं बाइंड कर रहा हूं कहां पर? यहां पर। तो यहां पर हमारे पास यूज होती है इंटरपोलेशन, यानी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो हम किसी वेरिएबल को एचटीएमएल से कैसे बाइंड कर सकते हैं, यानी कंपोनेंट को टाइप स्क्रिप्ट एचटीएमएल से कैसे बाइंड कर सकते हैं? यहां पर मैं वेरिएबल कॉल करूंगा डबल करली ब्रेसेस से, कॉल किया, यहां पर मैंने वेरिएबल का नाम पास कर दिया नेम, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये हमारा कौन सा फाइल चल रही है? कौन सी फाइल चल रही है मेरी? स्ट्रिंग स्मॉल मार्कस। नहीं, सर्वर बंद हो गया क्या? एरर दे रहा है। ये एरर कहां दे रहा है? ओ, क्या मिसिंग है इस कोड में? हाँ भाई, ऐसे क्या मिसिंग है? तुम्हारी सवाल था। पूरा डेकोरेटर ही मिसिंग है इसके अंदर तो। इसको पता ही नहीं कि ये कंपोनेंट है मिसिंग या नहीं है। तो कंट्रोल Z कर लो भाई। ये मैंने हटा दिया था गलती से, सॉरी। ये नेम पास किया वेरिएबल का। ये देखो रिफ्लेक्स, मैं एक काम करता हूँ कोई और नाम लिख देता हूँ। देखा आप, मैं चेंजेस कहां कर रहा हूं और रिफ्लेक्शन कहां आ रही है? तो किसको किससे बाइंड किया है? कॉम्पर, इसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। अभी कौन सी बाइंडिंग हुई हुई है?
एक तरफा बाइंडिंग, मतलब टाइप स्क्रिप्ट जुड़ी है किसके साथ? अब मैं अगर एचटीएमएल में चेंजेस करूं तो क्या रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी? कोई भी नहीं आएगी। तो ये वन वे बाइंडिंग कहलाती है। कौन सी बाइंडिंग? वन वे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? बात समझ में आ गई? हाँ, वेरिएबल्स की बाइंडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल, हाँ क्या? हाँ, अपने नेम की वैल्यू ओवरराइड कर सकते? किसकी नेम की वैल्यू को? नहीं, ओवरराइड नहीं होगी। अच्छा जी। अब यहां पर सर मान के चलते हैं, यहां पर मेरी, अच्छा यहां पर अपने पास इमेज है कोई? हाँ डाल देते हैं, क्या हुआ? इमेज का टैग डाल दिया। डन सर। गूगल पे आते हैं, यहां पर सनसेट की इमेज ले लेते हैं। ले ली। कोई भी जो दिल करे वो ले लो। इसका लिंक यहाँ खोल लो। ये क्या है इमेज? ये क्या कहलाती है? इसका नाम होता है, एचटीएमएल में इसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज। अभी मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहा हूं। यानी मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल IMG के नाम से वेरिएबल और उसमें ये पास कर दिया। कर दिया? बोलो ना। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मैं यहां पर तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? क्या सिखा रहा हूं भाई? क्या सिखा रहा हूं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे बाइंड करते हैं। अच्छा, ये भी किस तरह की बाइंडिंग हो रही है? कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूं, एचटीएमएल में रिफ्लेक्शन आएगी। कौन सी बाइंडिंग हुई? वन वे बाइंडिंग हुई। अच्छा देख लो कि हो भी रही है कि नहीं हो। जब कंपोनेंट बाइंडिंग की बात आती है ना, तो आप उसको कंपोनेंट को जिसको बाइंड कर रहे हैं, सॉरी प्रॉपर्टी को, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉरी, हाँ लिख दिया। उसके बाद इसका नाम क्या था? नाम क्या था? IMG, या यूजर इमेज कह लो, या जो भी कहना चाहो कर लो। यूजर इमेज यहां पास कर दिया। चेक करें इसमें। मेरी एंगुलर फाइल का ये नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कैसे बाइंड हुई है। अब मैं काम करके दिखाता हूं। मैं इमेज चेंज करता हूं। यहां पर आया, यहां पर चेंज कर रहा हूं, कहां पर? कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूं, देखना। देखा आपने? तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग। वेरिएबल बाइंडिंग कैसे होती है? इंटरपोलेशन के जरिए। प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होती है? स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। दो चीजें याद हो गई। ये दोनों कौन सी बाइंडिंग थी? सिर्फ कंपोनेंट पे करते हैं, रिफ्लेक्शन कहां आती है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू। अब सर पढ़ने जा रहे हैं इवेंट बाइंडिंग। है इवेंट? इवेंट, हाँ इवेंट बाइंडिंग। यानी फंक्शन को बाइंड करेंगे। कैसे? अब मैं दिखाता हूं। एग्जांपल सुनिएगा। मेरे पास यहां पर एक बटन मौजूद है। इसमें किसी को कोई मसला हो रहा है? यहां तक देखिए। आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, ऑन क्लिक, है ना? बटन पे जैसे कोई क्लिक करे, जब इवेंट को बाइंड कर, आपको पता है ये HTML की इवेंट है। ऑन क्लिक, लोड, ऑन चेंजेस, ये जावास्क्रिप्ट पढ़ी थोड़ी बहुत पढ़ी होनी चाहिए इसके लिए भाई। ये HTML के इवेंट्स है। ये तो ये कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी? मैं इवेंट को बाइंड करने की बात कर रहा हूं। मैं इवेंट जब क्लिक हो, इवेंट को बाइंड करने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जब भी इवेंट को बाइंड करेंगे तो आप मतलब ये राउंड ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर ऑन नहीं लिखते, डायरेक्ट क्लिक लिखते हैं। बात समझ में आपको? जिस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर आपने यहां पर क्या पास कर दिया? फंक्शन पास कर दिया। अभी फंक्शन में कहां बनाऊंगा? अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। यहां पर आया, ये फंक्शन बनाया। जैसे ही करे तो अलर्ट कर देना। अलर्ट में क्या दिखा देना? दिस इज मी। अब मैंने क्या किया? इवेंट बाइंडिंग सिखाई है आपको। क्लिक करते चेक करते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। इमेज बहुत बड़ी है, बटन या इमेज को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करूं, ये कहां से किससे बाइंड हुआ है? कंपोनेंट से। देखा आपने? तो इवेंट बाइंडिंग समझ में आई? इवेंट बाइंडिंग कैसे होती है? हाँ, तो आप ये कौन सी बाइंडिंग हुई? वन वे, क्योंकि आपने कंपोनेंट से बाइंड किया हुआ किसको? HTML पे। HTML पे कुछ कर रहा हूं, वहां से कोई रिफ्लेक्शन उसमें नहीं जा रही, लेकिन यहां से जो कर रहा हूं वहां से रिफ्लेक्शन आ रही है। इस तरह की ये कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी? वन वे बाइंडिंग। ये कौन सी बाइंडिंग है? इवेंट बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग। आगे बढ़े। अब आते हैं टू वे बाइंडिंग। मतलब मैं कंपोनेंट में कुछ भी करूंगा, रिफ्लेक्शन कहां दिखेगी? लेकिन टू वे बाइंडिंग को करने से पहले एक शर्त है। आपको एक मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं। व्हाट इज मॉड्यूल? शाबाश।
एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम सर्विसेज या पाइप्स को इजीली मैनेज और ऑर्गेनाइज। तो यहां पर आपको टू वे बाइंडिंग कर, हेलो, टू वे बाइंडिंग करने की जरूरी क्या है कि आप अपने इंपोर्ट में आओ और यहां पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करो जिसका नाम क्या है, फॉर्म्स मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करोगे टू वे बाइंडिंग नहीं होगी। इसको अब ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यूज हुआ, इसको इंपोर्ट करना पड़ा, क्विक फिक्स इंपोर्ट, ऐड कर दिया, हो गई। अब देखो उसका कमाल, मेरे पास यहां पर देखना, यहां पर आता हूं, एक इनपुट ले लेता हूं यूजर से। इनपुट कंट्रोल तो पता ना क्या होते हैं, ले लिए सर, ये इनपुट है, ले लिया। अब मैं चाहता हूं यूजर यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है यहां पर, वो टेक्स्ट इस वेरिएबल में सेव हो जाए। इसका नाम मैं लिख देता हूं यूजर डेटा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक मिनट, हाँ, ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? अच्छा, कह रहा है खाली छोड़ दो, मुझे खाली लिख दो, सॉरी। ये लो, एक सिंपल वेरिएबल बना दी यहां पर। अब मैं यहां पर टू वे बाइंडिंग परफॉर्म कर रहा हूं, यहां पर आ गया। यहां पर आने के बाद मैं इसको बाइंड करूंगा, इस टाइप को किसके साथ, इस वेरिएबल के साथ। आओ देखते हैं, जब टू वे बाइंडिंग की बात होती है ना दोस्तों, तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम इस्तेमाल, अच्छा इसको नहीं, अलग से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आता है आपके पास राउंड ब्रैकेट, आ गया। और यहां पर आप लिखते हैं एनजी मॉडल, यही लिखते हैं जो मैं लिख रहा हूं, कुछ अपने पास से मत लिख देना, यही लिखते हैं एनजी मॉडल, लिख लिया। ये ऐसे यूज किया था जैसे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू। अब यहां पर वैल्यू कहां से आ रही है, इसका नाम क्या है, यूजर डेटा, कर दिया। अभी हमने इसको वेरिएबल से बाइंड कर दिया, इसका नाम क्या था, यूजर डेटा, कर दिया बाइंड। अब मैं चाह रहा हूं जो भी लिखूं वो नीचे प्रिंट भी होता रहे साथ साथ। H2 का टैग खोला, यहां पर क्या प्रिंट कर दो, किसी वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं बताया था, इंटरपोलेशन के जरिए। यूजर डेटा को यहां प्रिंट कर देना, कर दिया। अब चेंजेस देखो, लिखो कुछ, दैट इज कॉल्ड टू वे बाइंडिंग। देख रहे हैं आप, जो लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन आएगी सर फौरन, ये होती है टू वे बाइंडिंग। बात समझ में आई, क्या किया दोबारा बताता हूं। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया जिसे एम्प्टी कर दिया, कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहां पर सिंपल एक इनपुट टाइप ली, एक ही तरीका यूजर से इनपुट लेने का, वो है फॉर्म। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है नहीं, ताकि जिसमें दोनों की इंटरेक्शन रहे, वो टू वे बाइंडिंग कहलाती है। एनजी मॉडल का इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल करने से पहले मॉड्यूल शामिल करना पड़ता है, इसका नाम क्या है, फॉर्म्स मॉड्यूल। उसमें मैंने क्या बात की, इसको बाइंड कर दिया वेरिएबल के साथ, यूजर डेटा के साथ, यानी जो भी लिख रहा हूं किसमें बाइंड हो जाएगा, और जो भी आया वो कहां प्रिंट हो जाएगा, H2 के अंदर यूजर डेटा प्रिंट हो। अब एक काम करते हैं, ये मेरी फरमाइश के ऊपर है, मैं एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं आपको। वो क्या है, वो थोड़ा मजेदार काम है, हाँ, चलो सीखते हैं। मैं एक और डब्बा ले रहा हूं, यार ये थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, ब्रेक कर देते हैं, ये भी ब्रेक कर देते हैं। सिंपल एक डब्बा लिया सर मैंने, इसी को कॉपी कर लिया, यहां पर एक नाम रख दिया बीजी कलर। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इसमें कोई कलर लिखूं ना, मेरी बॉडी, मेरी स्क्रीन का जो कलर है वो चेंज होता रहे, जो कलर लिखूं वो कलर चेंज हो जाए। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक प्रॉपर्टी यहां पर बाइंड कर दी, डन है। अब यहां पर आ गया, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो, अगर कोई डिव विव का होता तो बात अलग होती। हमारे पास बॉडी कहां होती है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर होती है, ये मेन फाइल ये रही। हमें बॉडी को बाइंड करना है, मैं चाहता हूं जैसे ही, अब यहां पर हमारे पास यूज होते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूं। हुक्स, लाइफ साइकिल हुक्स की बात करते हैं। अब लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं, एंगुलर में लाइफ साइकिल हुक वो स्पेशल मेथड होते हैं जो एंगुलर फ्रेमवर्क कंपोनेंट या डायरेक्टिव के लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पर ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं। मतलब कंपोनेंट्स हो या डायरेक्टिव, उनकी अलग अलग लाइफ साइकिल, यानी क्या हो रहा है, स्टार्ट हुआ, बंद हो गया, खुल रहा है, उनके अलग अलग, आप उसकी फंक्शनलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइफ साइकिल हुक्स। तो उनमें एक हुक है एनजी ऑन इनिट, ये कंपोनेंट बनने के बाद पहली बार चलता है। मैं करके दिखाता हूं, तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ये पहले एरर हटाना पड़ेगा, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। ये एरर चला गया, अब देखो इंस्पेक्ट कर रहा हूं, कंसोल खोल रहा हूं,
ठीक है, मैंने बोला जैसे ही कंपोनेंट रन हो, एक बाय डिफॉल्ट हुक चले, जो कि ये बताए कंपोनेंट रन हो गया है। उसका नाम क्या था, अभी आपने देखा कौन सा, क्या नाम था, पढ़ाया तो था, एनजी ऑन इनिट, ये रहा ना सर, ये वाला। ये कब कब चलता है, जब आपके पास जैसी कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। अब मैंने कहा जैसे ही हो जाए तो कंसोल में एक मैसेज डाल देना, क्या डाल देना, आई एम क्रिएटेड। सर ये कंस्ट्रक्टर से याद आ रहा है, जैसी पेज क्लास और मतलब आपका प्रोजेक्ट रन हो, ऑब्जेक्ट जैसी कॉल हो, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसके सेट हो जाती है, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ लो कुछ इसी तरह से काम करता है। यानी यहाँ पर एनजी ऑन इनिट एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ही है जो कि आपका कंपोनेंट रन होती है सबसे पहले एग्जीक्यूट वही होता है। तो इसमें एक और भी हुक है, एनजी डू चेक। ये क्या करता है, जैसी कोई चेंजेस होती है वो डिटेक्ट करता रहता है उसी वक्त, कोई कस्टम चेंजेस करे तो उसी वक्त आपको ये डिटेक्ट करता रहेगा। या एनजी ऑन चेंजेस, जब इनपुट प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, यानी इनपुट प्रॉपर्टीज में कोई काम हो रहा है उसमें चेंजेस हो रही है, उसमें ये काम करता है। तो हम जो यूज करने जा रहे हैं ना सर, वो बड़ा मजेदार है। हम जिस हुक की बात कर रहे हैं वो एनजी डू चेक है। अब क्या करता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, मैं करने क्या जा रहा हूं, मैंने सबसे पहले एक सिंपल बीजी कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्ट्रिंग था, बाय डिफॉल्ट खाली कर दिया। मैंने क्या बोला, जैसे ही क्या हो, एनजी डू चेक की बात कर रहा हूं, ये क्या करता है, जैसे ही कोई चेंजेस डिटेक्शन के दौरान बहुत फ्रीक्वेंटली उस वक्त काम करता रहता है। यानी जैसे ही कोई मेरी चेंजेस आए, क्या हो, एक हुक, लाइफ साइकिल हुक ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, उसका नाम क्या है, एनजी डू चेक। क्या करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, बॉडी में जाओ, स्टाइल में जाओ, उसके बैकग्राउंड कलर में जाओ, दिस डॉट जो भी इसका बीजी कलर दिया होगा वो चला देना, बाय डिफॉल्ट क्या रखना। अब इस वेरिएबल को मैंने यहां पास कर दिया, कहां पर, यहां पर से साथ बाइंड कर दिया बाइंड। अब जो भी कलर दूंगा वो कहां आके चले जाएगा, इसमें आके सेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा। और ऐसा होता है या नहीं, बाय डिफॉल्ट अभी क्या आ रहा है, करें सर, देख रहे हैं आप, दैट इज टू वे बाइंड, दोनों तरफों से बाइंड किया। तो एंगुलर में कुछ लाइफ साइकिल हुक्स भी होते हैं, कुछ कॉमन हुक्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं मेरी पीपीटी के अंदर। अगर आप इन्हें घर जाके इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, मैं वीडियो के अंदर दोबारा इसको दोबारा ले लेता हूं। जब एंगुलर कंपोनेंट बनता है, चल रहा होता है या डिस्ट्रॉय हो रहा हो, तब ये हुक्स आपको मौका देते हैं कि आप अपनी कस्टम लॉजिक चला सको। जैसे आसान अल्फाज में समझाऊं, जावा एचटीएमएल के इवेंट कौन से होते हैं, जैसी पेज लोड हो उस वक्त आपका कस्टम अपना कोई काम करना है वो काम कर सको। सेम समझ लो यहाँ पर ऐसा लाइफ साइकिल हुक्स के नाम से जानेगा। बात समझ में आ गई। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।